अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। इस चैनल पे आपको मिलेंगे मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस। सो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन बार में बवक्त मिल सके। सो चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। सो जैसा कि आप सबको दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक है माल न्यूट्रिशन एंड विनिंग डाइट। कि माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, किन किन बच्चों में माल न्यूट्रिशन हो सकता है और विनिंग डाइट क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे विनिंग डाइट की डेफिनेशन को, माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को, इटोलॉजी ऑफ माल न्यूट्रिशन मतलब माल न्यूट्रिशन किन किन वजूहत की वजह से, कॉजेज़ क्या है माल न्यूट्रिशन के, क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, मरासमस और इसके कॉजेज़ क्या हैं, साइन और सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ मरासमस, किस तरीके से हम मरासमस से बच सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग केयर ऑफ मरासमस क्या है, व्हाट इज़ पीईएम क्या चीज़ है, क्वेश्चनकोर क्या चीज़ है, क्वेश्चनकोर के साइन और सिम्टम्स, एंड लास्ट में हम कंपेयर करेंगे मरासमस और क्वेश्चनकोर में क्या डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा विनिंग डाइट। विनिंग डाइट किसे कहते हैं, बच्चों के अंदर जो हम मिल्क के अलावा डाइट स्टार्ट करवाते हैं उसे हम विनिंग डाइट कहते हैं। जो बच्चे आफ्टर 4 to 6 मंथ सेमी सॉलिड डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं उसे हम विनिंग डाइट कहते हैं। विनिंग डाइट कब स्टार्ट करवाया जाता है, जब बच्चे 4 से 6 महीने के हो जाते हैं। उसके बाद जो उन्हें सेमी सॉलिड डाइट दी जाती है जिसके अंदर सेरेलैक माश करके बनाना, इसके अलावा जितनी भी सेमी सॉलिड डाइट दी जाती है उसे हम विनिंग डाइट कहते हैं। याद रखिएगा, अगर हम विनिंग डाइट टाइम से पहले स्टार्ट करवा दें बेबी को तो जब भी बेबी नुकसान में होगा। अगर हम टाइम से लेट कर दें, 6 महीने गुजर गए, हम उसको विनिंग डाइट ना दें, तब भी बेबी को नुकसान हो सकता है या बेबी को कोई डिजीज़ हो सकती है, बेबी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें से किसी एक का, ये एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का कम हो जाना हमारी बॉडी के अंदर, उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी पहली वजह है कि हमें फूड ही वो अवेलेबल ना हो, हमारे पास फूड ही वो अवेलेबल ना हो, हम जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी मिनरल्स और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है हम उसे पूरा ना कर सकें। इसके अलावा इसकी सेकेंडरी जो कॉजेज़ है वो क्या है कि हमारे पास फूड तो अवेलेबल है, जो हमें ग़िज़ाइयत चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारी बॉडी इस काबिल नहीं है कि उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। उसके एक या एक से ज़्यादा रीज़न भी हो सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसे एक्सक्रीट ना कर सके, उसे जो है वो जो है यूज़फुल के काबिल ना बना सके। इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 months to 3 year। ये माल न्यूट्रिशन जो है वो 3 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों के अंदर कॉमन होता है कि 3 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे 3 महीने से पहले भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ बच्चे 3 साल बाद भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। मॉर्टिलिटी रेट इज़ हाई। जो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं माल न्यूट्रिशन के, जो जितने भी बेबीज़ होते हैं, उनकी मॉर्टिलिटी रेट मतलब डेथ रेट जो है वो बढ़ सकता है अगर हम उनको प्रॉपर ट्रीट ना करें। आगे लिखा है माल न्यूट्रिशन इज इन्फेंट एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन में हैव अ परमानेंट इफेक्ट फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माल न्यूट्रिशन किन बच्चों पर ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, जितने इन्फेंट और प्री स्कूल बेबीज़ होते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, उनकी मेंटली ग्रोथ पर, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर असरअंदाज हो रहा होता है। इसके बाद लिखा हुआ है इट में इफेक्ट मेंटल डेवलपमेंट ऑल्सो। मैंने बता दिया पहले कि माल न्यूट्रिशन के जितने बेबी होंगे उन पे मेंटल जो लेवल होगा उनका, साइकोलॉजिकल हो गई, फिजियोलॉजिकल हो गई, ये तमाम के तमाम डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे लिखा हुआ है इटोलॉजी ऑफ माल न्यूट्रिशन मतलब कॉजेज़ क्या हैं इसके। लिखा हुआ है वेरियस कॉजेज़ ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आर एज फॉलो। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से जो हमें कॉजेज़ मिलते हैं माल न्यूट्रिशन के, उन्हें हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी माल न्यूट्रिशन। प्राइमरी माल न्यूट्रिशन में के अंदर क्या क्या कैटेगरी आती हैं। फेलियर लैक्टेशन, कि जो बेबी है वो फीड करने के काबिल ही नहीं है, जाहिर सी बात है जब वो फीड नहीं करेगा तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड हैं उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी, तो बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। इसके अलावा इग्नोरेंस ऑफ विनिंग डाइट, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बता दिया कि विनिंग डाइट जो स्टार्ट कराने का प्रोसेस है, आफ्टर 4 to 6 मंथ हमने इसको इग्नोर कर दिया, ये स्टार्ट ही नहीं करवाई।
इसके अलावा प्रॉवर्टी का मतलब गुर्बत, के हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो न्यूट्रिएंट्स या वो ग़िज़ा जो हमारी बॉडी की डिमांड है। इसके अलावा कल्चर पैटर्न एंड फूड फीड, हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हमें चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है कि फ़लाँ चीज़ ना खाओ, ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है। हमारी बॉडी की जो डिमांड है उसे हम खुद से पूरा नहीं कर रहे होते, ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनको प्रॉपर वैक्सीन नहीं मिलती, प्रॉपर इंजेक्शन नहीं लगवाए जाते, वैक्सीनेशन नहीं करवाई जाती, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं करवाई जाती, इसकी वजह से भी बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। लास्ट है हमारे पास लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के अंदर अगर हम कोताही करेंगे उसकी वजह से भी बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं? सबसे फर्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शन, जैसे कि हम अभी लास्ट पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी मतलब कि फूड हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हमारी बॉडी इस काबिल नहीं है कि उस फूड को डाइजेस्ट करके उसमें से वो न्यूट्रिएंट निकाल सके जो हमारी बॉडी की डिमांड है। उसमें सबसे मेन कॉज क्या है? इन्फेक्शन का, कि हमें हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जरासीम मौजूद हैं, ऐसे बैक्टीरिया या वायरस मौजूद है जो कि उसके अंदर जो हम फूड खा रहे हैं उसमें से हमारी काम की चीज़ एब्जॉर्ब ही ना कर पा रहे हों। इसके अलावा एक कॉन्जेनाइटल डिजीज़, पैदाइशी तौर पर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी बिहाफ पर जो है वो माल न्यूट्रिशन का बच्चा शिकार हो सकता है कि वो फूड प्रॉपर ले रहा है लेकिन उसकी बॉडी जो है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रही, उसे यूज़ टू नहीं बना रही या यूज़ नहीं कर रही। इसके अलावा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हमारा मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वही डिसऑर्डर हो जाए, वही डिसफंक्शन हो जाए, प्रॉपर काम ना कर रहा हो। इसके अलावा फिजियो सोशल डिप्रिवेटिव, हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारा अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा नर्वस सिस्टम ही प्रॉपर काम ना कर रहा हो, जाहिर सी बात है उसकी वजह से भी बच्चे माल न्यूट्रिशन में जाएंगे, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम करेगा तो वो जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉपर काम करने की इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। जो हम फूड खा रहे हैं उसमें से जितना जो चीज़ हमारी बॉडी की डिमांड है उसको एब्जॉर्ब करके उसको यूटिलाइज करने में हेल्प आउट करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, के माल न्यूट्रिशन की अगर कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है तो हम कैसे जो है वो उसको जज करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है माल न्यूट्रिशन में। लिखा हुआ है माल न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड बाय डिफरेंट मेथड अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल साइंस, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंड बायोकेमिकल टेस्ट। हम माल न्यूट्रिशन किस तरीके से जज कर सकते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है ट्रीट के लिए वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है और माल न्यूट्रिशन की किस कैटेगरी के अंदर आता है। लिखा हुआ है किस तरीके से जज करेंगे हम उसको, क्लिनिकल साइन देखेंगे, मतलब साइन और सिम्टम्स हम आगे पढ़ेंगे। साइन और सिम्टम्स जो है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो माल न्यूट्रिशन के साइन और सिम्टम्स प्राइमरी और सेकेंडरी इनमें से कोई कैटेगरी के अंदर वो मिलता है। इसके अलावा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट उसको देखेंगे कि उसकी हाइट जो है वो प्रॉपर जो जितना बच्चे का वेट है उसके हिसाब से उसकी हाइट है, जितनी बच्चे की एज है उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा बायोकेमिकल टेस्ट करवाएंगे, उसकी लैब्स वगैरह करवाएंगे, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, जिसके भी यहाँ पर हम बता सकते हैं कि बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार है या नहीं। आगे लिखा हुआ है 2 क्लिनिकल सिंड्रोम हैव बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। माल न्यूट्रिशन के सबसे मेन जो 2 डिजीज़ हैं, सबसे फर्स्ट पे आता है हमारे पास मरासमस एंड सेकंड है हमारे पास क्वाशिंगकोर। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास मरासमस। मरासमस क्या चीज़ है, किस वजूहात की वजह से हम कहते हैं कि ये बच्चे जो है वो मरासमस का शिकार हैं। मरासमस के कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं और मरासमस से किस तरीके से हम बच सकते हैं, ये तमाम के तमाम हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। मरासमस के अंदर लिखा हुआ है इनसफिशिएंट इंटेक कैलोरीज एंड प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, वाइटामिन्स मौजूद हैं, लेकिन मरासमस हमारी बॉडी के अंदर कब पाया जाएगा, मरासमस की डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर कब हो सकती है, जब हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए। डेफिशिएंसी का मतलब कि जो लिमिटेड क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन और कैलोरीज की होनी चाहिए, उस लिमिटेड से जब वो डाउन हो जाएगी तो हम ये बोलेंगे कि बच्चा जो है वो मरासमस का शिकार हो गया है। इट इज़ 20 टाइम मोर कॉमन देन क्वाशिंगकोर। ये जो मरासमस के जितने भी बेबी होते हैं वो 20 टाइम हमें ज़्यादा मिलते हैं एज अ क्वाशिंगकोर। अगर हम
जो है वो काफ़ी सारे बच्चों को इकट्ठा करें, 100 जो है वो 100 बच्चों को एक साथ खड़ा करें डिजीज़ मरासमस और क्वाशियोंकोर के, तो हमें जो है वो 80% जो है वो मरासमस के बच्चे दिखेंगे, जबकि 20% जो है वो क्वाशियोंकोर के पेशेंट दिखेंगे। लास्ट में लिखा है हमारे पास, इट्स यूजली अकर बिलो 2 ईयर ऑफ एज बट कैन अकर इन ओल्डर एज। जो मरासमस है ये हमें 2 साल के बच्चों तक को भी हो सकता है और इसके अलावा बड़े बच्चों को भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर ये चीज़ हमें भी हो सकती है अगर हम अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, हम जो है वो प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, जो हमारी न्यूट्रिएंट और विटामिन की कमी है, जो हमें विटामिन और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसे हम पूरा नहीं करेंगे, डिमांड हम अपनी बॉडी की पूरी नहीं करेंगे, तो हम भी मरासमस का शिकार हो सकते हैं। एटियोलॉजी ऑफ मरासमस, मतलब मरासमस के क्या कॉजेज़ हैं। डाइट डेफिशिएंसी, मतलब हम प्रॉपर डाइट ही ना कर रहे हो, जो हमारी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो हमारी बॉडी की डिमांड है हम उस डिमांड को पूरा ही ना कर रहे हो। उसके बाद है ओवर डाइल्यूटेड। अच्छा, जो भी मैंने बताया कि हम अपनी बॉडी की नहीं, हम पीड्स में मतलब न्यूनेट और इन्फेंट बच्चों की बातें कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी हम डाइट का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। इसके अलावा ओवर डाइल्यूटेड मिल्क, जो हम बच्चों को इन्फेंट के अंदर मिल्क दे रहे हैं वो ओवर डाइल्यूटेड दे रहे हैं। डाइल्यूशन जो है वो मैंने लास्ट टॉपिक जो ब्रेस्ट फीडिंग का मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर डिटेल में मैं समझा चुका हूँ कि किस तरीके से हमने अगर मिल्क बेबी को आर्टिफिशियल मिल्क दे रहे हैं तो वो किस तरीके से डाइल्यूशन उसकी की जाती है। ओवर डाइल्यूटेड मिल्क मतलब कि अगर हम ज़्यादा जो है वो मिल्क को डाइल्यूट कर देंगे तो मिल्क के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उसकी जो है वो असर उसका कम हो जाएगा। इस वजह से भी मरासमस का बच्चे शिकार हो सकते हैं। बच्चों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। विनिंग डाइट स्टार्ट बिफोर 4 मंथ टू 6 मंथ। अगर विनिंग डाइट जो है वो 4 से 6 महीने से पहले ही हमने स्टार्ट करवा दी, इस वजह से भी बच्चा मरासमस का शिकार हो सकता है। इसके अलावा विनिंग डाइट स्टार्ट लेटर, अगर हम इसमें कोताही करें कि 6 महीने गुजर चुके हैं उसके बाद भी हम सेमी सॉलिड जो है वो डाइट पर बच्चे को नहीं लेकर आए, इस वजह से भी बच्चा मरासमस का शिकार हो सकता है। इसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मरासमस के। मरासमस के साइन और सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके से हम जज करेंगे कि ये बच्चा जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार है, और माल न्यूट्रिशन का शिकार अगर है तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, क्वेश्चनकोर के अंदर आ रहा है या मरासमस के अंदर आ रहा है। साइन और सिम्टम्स क्या है। ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब जो बच्चे की ग्रोथ होगी वो उसके एज के हिसाब से बढ़ नहीं रही होगी, एक वजह ये है। एब्डोमेन इज प्रोट्यूबरेंट ड्यू टू हाइपोटोनिक मसल्स, जो उसके मसल्स होंगे वो बिल्कुल सिकुड़े हुए होंगे। द टेम्परेचर इज सबनॉर्मल, जो बच्चे का टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, कभी अप हो रहा होगा कभी डाउन हो रहा होगा, ये भी एक वजह है मरासमस की। टेंडन रिफ्लेक्स इज डिमेस्ड, जो टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं बेबी के अंदर वो भी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होंगे। ये प्लेंटर लिखा है, प्लेंटर रिफ्लेक्स में बी एब्सेंट इन एक्सट्रीम केसेस। ज़्यादातर केसेस जो मरासमस के होते हैं उसके अंदर प्लेंटर रिफ्लेक्स नहीं मौजूद होता। प्लेंटर रिफ्लेक्स क्या चीज़ है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स है उसके अंदर प्लेंटर रिफ्लेक्स को डिटेल में डिफाइन कर चुका हूँ मैं। अगर किसी को प्लेंटर रिफ्लेक्स नहीं पता तो वो वीडियो को देख सकता है। एडिमा इज नेवर प्रेजेंट, एडिमा क्या चीज़ होती है, हमारी बॉडी जो है वो सॉइल हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर कोई एक पार्ट सॉइल हो जाए या पूरी बॉडी सॉइल हो जाए, उसे हम एडिमा कहते हैं। एडिमा की बहुत सारी वजूहत हो सकती है, ओवर फ्लूइड भी हो सकता है, या वैसे भी जो है वो बॉडी सॉइलिंग हो सकती है किसी बीमारी की वजह से। लेकिन मरासमस के अंदर बॉडी जो है वो सॉइल नहीं होती, मतलब एडिमा उसमें एब्सेंट होता है। एक्सट्रीम ग्रोथ फेल वेट बिलो 60 ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट, बच्चों के अंदर क्या होगा, बच्चों की जो एज है उसके हिसाब से जो उनका वेट होना चाहिए वो 60% कम होगा। मंकी फेस, अगर हम मरासमस के पेशेंट को देखें, मरासमस जो जो जितने भी बच्चे मरासमस का शिकार हो चुके हैं, अगर उनको हम जज करें, उनको हम देखें तो हमें उनका फेस जो है एज अ मंकी लाइक लगेगा। उसके बाद जो है वो डायरिया एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, जो मरासमस के बच्चे होंगे उनके अंदर डायरिया की जो है वो डिजीज़ पाई जा सकती है, या डिहाइड्रेशन मतलब उनके अंदर बॉडी के अंदर पानी की कमी ज़्यादा हो सकती है। रेस्पिरेटरी को इनको इन्फेक्शन हो सकता है। फिजियोलॉजिकल वो लो साइकोलॉजिकल जो है वो लो होंगे, मतलब वो बिल्कुल किसी भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना उनको पसंद नहीं होगा, बिल्कुल जो है वो गुमसुम रहेंगे बच्चे, ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर एक्टिव नहीं होंगे, फिजियोलॉजिकल वो एक्टिव नहीं होंगे।
साइन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, जो विटामिन जितनी रिक्वायर्ड होती हैं बच्चों के अंदर उसकी डेफिशिएंसी उनको हो सकती है, जैसे कि विटामिन डी की उनको जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी हमें हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बोन्स हैं उनको मजबूत, उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये मरासमस के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। डर्मेटोलिसिस, स्किन डिजीज़, उन बच्चों के अंदर स्किन डिजीज़ भी हो सकती है। लॉस ऑफ ब्लड स्किन, मरासमस के जितने भी बच्चे होते हैं उनके अंदर ये चीज़ भी पाई जाती है कि स्किन की डिजीज़, अगर वो अपनी स्किन को कहीं से जो है वो रब करते हैं या कहीं से उसको खारिश करते हैं तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मतलब उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट होती है कि वो हल्का सा भी अगर उसको खराशते हैं तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। क्लियोसिस, पेनफुल इन्फ्लेमेशन, क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे के जो माउथ के जो हमारे माउथ के जो कॉर्नर्स हैं वो अक्सर जो कट जाते हैं हमारे, ये मरासमस के बच्चों के अंदर भी पाए जाते हैं। पेनफुल इन्फ्लेमेशन होती है ये। लिटिल ओल्ड मैन, अगर हम मरासमस के बच्चों को देखें तो ये हमें छोटे आदमियों की तरह नज़र आ रहे होते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इनमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन, मतलब किस तरीके से या किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम मरासमस से बच सकते हैं। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली माल न्यूट्रिशन, जाहिर सी बात है मरासमस किस वजह से हो रहा है, माल न्यूट्रिशन की वजह से। माल न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी। मरासमस क्या है, मरासमस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें, अगर हम पहले ही इस चीज़ को डिटेक्ट कर लें कि बच्चे के अंदर प्रॉपर डाइट नहीं हो रही, प्रॉपर जो है उसको मिनरल्स और प्रॉपर जो है उसको प्रोटीन और कैलोरीज नहीं मिल रही, अगर हम इसको पहले ही जज कर लें और उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दें तो वो बच्चे मरासमस का शिकार होने से बच सकते हैं। प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, हम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं वो तमाम के तमाम मैं लास्ट लेक्चर के अंदर बयान कर चुका हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, हमारे इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। इंटेस्टाइन जाहिर सी बात है हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो अगर हम जो फूड बच्चे को देंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। जो हम फूड उसको दे रहे हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी यूटिलाइज उसको कर सकती है, तो बच्चे उसको माल न्यूट्रिशन से और मरासमस से बच सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्टिव डायरिया, हम बच्चों को डायरिया से बचा सकते हैं। इम्यूनाइजेशन, हम प्रॉपर उसको जो है इम्यूनाइजेशन करवाएं बच्चे की, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वैक्सीन्स हैं, ये तमाम की तमाम हम उसको प्रोवाइड करें ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो चीज़ों से, अगर कोई जरासीम उसकी बॉडी के अंदर इंटर होता भी है तो वो उससे फाइट करने के काबिल होगा। अवॉइड आर्टिफिशियल फीड, आर्टिफिशियल फीड के क्या नुकसान वगैरह हैं वो तमाम मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वो उस वीडियो को चेक कर सकता है। आर्टिफिशियल फीड जो है वो हम अवॉइड करें कि आर्टिफिशियल फीड ना करवाएं। स्टार्ट विनिंग डाइट एट 4 to 6 month ऑफ एज, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारा काम डिपेंड करता है विनिंग डाइट पर। अगर हम विनिंग डाइट में थोड़ी गड़बड़ करें या उनको प्रॉपर तरीके से जो टाइम है उस टाइम पर उसको स्टार्ट ना करवाएं तो इस वजह से वो बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। जब वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा तो जाहिर सी बात है वो किसी एक कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, या तो वो क्वेश्चनकोर के अंदर आ जाएगा या तो वो मरासमस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है नर्सिंग केयर ऑफ मरासमस, मतलब हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं मरासमस के बच्चों की, जिन बच्चों को मरासमस हो चुका है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो बच्चों को डिमांड है, जिस चीज़ की बच्चों को डिमांड है, जैसे कि अगर किसी बच्चे को मरासमस हुआ है, मरासमस किस वजह से हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर कैलोरीज और प्रोटीन की कमी है, तो हम उसको प्रोवाइड ऐसे फूड करें जिसके अंदर कैलोरीज और प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाए। तो है वो ज़्यादा मिकदार में अगर पाया जाएगा तो वो उसकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर माल न्यूट्रिशन से, मरासमस से बच सकती है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि अभी लास्ट हमने साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ा है कि जो बच्चे मरासमस का शिकार होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल रहता है, मतलब कभी अप हो रहा होता है कभी डाउन हो रहा होता है, तो हमने बॉडी टेम्परेचर उस बच्चे का मेंटेन रखना है। प्रोवाइड पीरियड ऑफ रेस्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्टिविटी एंड स्टिमुलेशन, जितने बच्चे मरासमस का शिकार होते हैं उन्हें हम प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करें, एक्टिविटीज़ के अंदर उनको हिस्सा लेने के लिए इंकरेज करें, उनको अदर एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि जो उनका नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो एक्टिव रहें।
रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट, ये मेन चीज़ है कि हमने जितने हम उसको बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं ग़िज़ा, हम उसको भी मेजर करें कि हमने कितनी प्रोवाइड की, और उसका आउटपुट भी मेजर करें कि इसने कितना हजम किया, कितना उसने डाइजेस्ट किया। प्रॉपर ट्रीटमेंट टू गिव फॉर इन्फेक्शन, अगर कोई बच्चा मरासमस का शिकार इन्फेक्शन की वजह से होता है तो हमने उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है हमने उसको प्रॉपर ट्रीट करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन एंड इंजरी, जितने मरासमस के बच्चे होते हैं, जितने मरासमस के पेशेंट हैं, उनको हम बचाएं। जो बच्चे जो जो बड़े हैं, इन्फेक्टेड जितने भी पर्सन हैं और इंजरीज वाले जितने भी पेशेंट हैं, उनसे हम इन बच्चों को बचा कर रखें ताकि जो इन्फेक्शन है, जो जर्म्स हैं, वो ट्रांसफ़र ना हो। रेफर फैमिली टू सोशल वर्कर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, जितने मरासमस के बच्चे हैं उनकी फैमिलीज़ को जो है हम सोशल वर्कर की तरफ प्रमोट करें, सोशल वर्कर की तरफ भेजें, ताकि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली तौर पर, अगर कोई फैमिली फाइनेंशियली तौर पर जो है वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, इसी वजह से अगर बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, तो सोशल वर्कर उनके फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि वो प्रॉपर बच्चे को डाइट प्रोवाइड कर सकें। एजुकेशन फॉर पेशेंट अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, जब हमने ये सारी तमाम की तमाम केयर कर दी, तो हम उनके पेरेंट्स को ये जो है वो ट्रीट करें, उनके पेरेंट्स को इन चीज़ों का बताएं कि आपने कौन कौन सी जो है वो ग़िज़ा है इसको ज़्यादा देनी है, कौन सी चीज़ के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हैं। लास्ट में हमारे पास है डेली वेट, उस बच्चे का डेली वेट करें कि एज के हिसाब से उसका वेट नॉर्मल है, इंक्रीज़ हो रहा है, जो आप उसको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन उसकी हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, एब्जॉर्प्शन में कैसे पता चलेगी, अगर वो बच्चा वेट गेन कर रहा है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, वो एक्टिव हो रहा है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, तो हमें पता चल जाएगा ये बच्चा जो है मरासमस से दूर आ रहा है, जो है इस बच्चे के अंदर जो है मरासमस ख़त्म हो रहा है। अब क्या है, व्हाट इज पीईएम? पीईएम क्या चीज़ है? स्टैंड फॉर प्रोटीन्स एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन है उसे हम पीईएम कहते हैं। ये क्या चीज़ है? द टर्म प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हैज़ बीन एडॉप्टेड बाय डब्ल्यूएचओ इन 1967। डब्ल्यूएचओ ने 1967 के अंदर सबसे फर्स्ट टाइम जो है वो पीईएम का वर्ड इस्तेमाल किया, जिसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। डब्ल्यूएचओ ने इसकी डेफिनेशन भी डिस्क्राइब की है। WHO defined malnutrition as a circular imbalance between the supply of nutrient and energy and their damage and their demand for them to ensure growth, maintain and specific function। PEM क्या चीज़ है? प्रोटीन की जो प्रोटीन और एनर्जी के तमाम जो प्रोटीन और एनर्जी के दरमियान इम्बैलेंस हो जाए उसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। माल न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? हमारी बॉडी के अंदर जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का कम हो जाना, वो माल न्यूट्रिशन है। प्रोटीन और एनर्जी, इन दोनों का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम इसके अंदर? प्रोटीन जाहिर सी बात है हमारी बॉडी के अंदर इसेंशियल एक अहमियत रखती है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर। एनर्जी क्या है? प्रोटीन अगर हम इनटेक करेंगे वो एब्जॉर्ब होगा, अगर हम कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम प्रोटीन तो वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी हमारी कहाँ से आएगी? प्रोटीन से। प्रोटीन कहाँ से आएगा? जो हम इनटेक फूड ले रहे हैं, जो हम इनटेक फूड ले रहे हैं और जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाए, उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाए, तो वो कहलाती है प्रोटीन इम्यून माल न्यूट्रिशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन कोर। क्वेश्चन कोर क्या चीज़ है? Suffer from malnutrition caused by lack of protein. It's usually occur between 1 to 5 year of age. Supply of required calories may be a little less, but protein are grossly deficient। क्वेश्चन कोर क्या चीज़ है? मरासमस और क्वेश्चन कोर के अंदर क्या डिफरेंस है? मरासमस जब पाया जाएगा जब बॉडी के अंदर कैलोरीज और प्रोटीन की लिमिट से डाउन हो जाए, हमारी जो लिमिट है उससे डाउन हो जाए तो मरासमस कहलाएगा। क्वेश्चन कोर कब होगा? जब हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन प्रोटीन की हद से ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई, जब वो जो है बेबी हो क्वेश्चन कोर का शिकार हो जाएगा। लास्ट लाइन के अंदर लिखा भी है
कि कैलोरीज जो है वो उसके अंदर बॉडी के अंदर मौजूद होगी, वो भी कम मिकदार के अंदर होगी, लेकिन वो हद से ज़्यादा कम नहीं होगी। जबकि प्रोटीन जो है वो हद से ज़्यादा कम होगी, जो लिमिट से है वो उससे काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी, तब वो बेबी जो है वो क्वाशियोकोर का पेशेंट कहलाएगा। ये यूजुअली जो है वो कब कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक के बच्चों को हो सकता है? 1 से लेकर 5 साल के बच्चों को ये क्वाशियोकोर की बीमारी हो सकती है, क्वाशियोकोर के पेशेंट बन सकते हैं वो। इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं? लैक ऑफ इंटरेस्ट, इमोशनल लेस। जितने भी क्वाशियोकोर के बच्चे होते हैं, क्वाशियोकोर के पेशेंट होते हैं, वो इमोशनल लेस होते हैं। खुशी हो, गम हो, कोई भी इंसिडेंट हो या कोई भी ऐसा जो है वो इमोशनल का जो हमारा टाइम होता है उसके अंदर कोई भी वो ऐसा रिस्पॉन्स ना करें, इंटरेस्ट किसी चीज़ में शो ना करें। हुकवर्म इन्फेस्टेशन। हुकवर्म इन्फेस्टेशन क्या चीज़ है? जो हमारा जीआईटी है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन हमें हो जाए, कोई जो है बैक्टीरिया या कोई भी वायरस उस पर अटैक कर दे, इस वजह से भी बच्चे जो है वो मालन्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। फ्लैकी डार्क पिगमेंट एक्शन। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा या बड़ों को देखा होगा कि उनकी जो स्किन पर है वो वाइट वाइट स्पॉट हो जाते हैं, शाइनिंग टाइप लग रहे होते हैं। वो जो है क्वाशियोकोर की एक साइन और सिम्टम्स है। साइन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी। इसके अंदर भी हमारे पास विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। लो आयरन स्टोर एंड फॉलिक एसिड। हमारी बॉडी के अंदर मतलब जितने भी क्वाशियोकोर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर आयरन जो है वो स्टोर कम हो रहा होता है और फॉलिक एसिड स्टोर कम हो रहा होता है। उसके बाद लिखा हुआ है लो प्रोटीन सप्लाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की वजह से बॉडी के अंदर प्रोटीन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही होती। इसके अलावा जितने भी पेशेंट होते हैं हमारे पास क्वाशियोकोर के, उनके हेयर चेंजेस हमें नज़र आ रहे होते हैं। जर्नलाइज एडिमा। क्वाशियोकोर अगर हम मरासमस को देखें और क्वाशियोकोर को देखें, डिफरेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप जहन में रखें कि क्वाशियोकोर के मरासमस के अंदर क्या था, हमारे पास जो एडिमा था वो एब्सेंट था, जबकि क्वाशियोकोर के अंदर एडिमा प्रेजेंट है। साइकोमोटर चेंज इसके अंदर पाए जाएंगे, एपैथी और इरिटेबिलिटी, कि उन बच्चों के अंदर जो है वो इमोशनल नहीं होगा, किसी चीज़ के अंदर वो इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे जैसे कि मरासमस के बच्चे होते हैं। उसके बाद हम कंपेयर करने जा रहे हैं मरासमस और क्वाशियोकोर के। अगर हम मरासमस और क्वाशियोकोर के बच्चों को अगर हम सामने रखें तो उनके अंदर क्या डिफरेंस और क्या चीज़ें हमें एब्सेंट नज़र आएंगी। फीचर्स मतलब क्या क्या चीज़ें हम चेक करेंगे उन बच्चों के अंदर। सबसे पहले हम चेक करेंगे ग्रोथ फेलियर, उनके अंदर ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। मरासमस के जितने भी बच्चे होंगे उनके अंदर ग्रोथ फेलियर जो है वो प्रेजेंट होगा, मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होगी। क्वाशियोकोर के अंदर भी जो है वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही होती। सेकंड है हमारे पास वेस्टिंग। मरासमस के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, क्वाशियोकोर के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। थर्ड है हमारे पास एडिमा। मरासमस के अंदर एब्सेंट होता है जबकि क्वाशियोकोर के अंदर प्रेजेंट होता है। फोर्थ है हमारे पास मेंटल चेंजेस। मरासमस के अंदर अनकॉमन और क्वाशियोकोर के अंदर वेरी कॉमन। अनकॉमन का क्या मतलब है? जितने भी मेंटल चेंजेस होगी वो मरासमस के अंदर ज़्यादा बच्चों के अंदर मेंटली चेंजेस नहीं पाई जाती, जबकि क्वाशियोकोर के जितने भी पेशेंट होंगे वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होंगे। डर्मेटोसिस, फ्लैकी पेंट जो है, जैसे कि मैंने बताया, जो शाइनिंग स्किन होती है उनके वाइट स्पॉट पर जाना, वो मरासमस के बेबी के अंदर नहीं होते, मरासमस के पेशेंट के अंदर नहीं होते, जबकि क्वाशियोकोर के अंदर ये चीज़ कॉमन है। एपिटाइट मतलब भूख का लगना। मरासमस के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनको भूख ज़्यादा लग रही होती है, जबकि क्वाशियोकोर के जितने पेशेंट होते हैं उनको भी भूख जो है वो नहीं लग रही होती। सबकुटेनियस फैट मरासमस के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि क्वाशियोकोर के अंदर रिड्यूस बट प्रेजेंट। मरासमस के अंदर ये कम होता है लेकिन मौजूद होता है सबकुटेनियस फैट, जबकि क्वाशियोकोर के अंदर, मरासमस के अंदर ये एब्सेंट ही होता है टोटली। फेस को अगर हम देखें तो मरासमस के जो पेशेंट होते हैं हमारे पास, उनका फेस जो है वो मंकी लाइक लग रहा होता है, जबकि क्वाशियोकोर के जितने पेशेंट होते हैं हमारे पास उनका फेस हमें सूजा हुआ नज़र आ रहा होता है, एडमेटोसिस लग रहा होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास हेयर चेंजेस मरासमस के अंदर लेस कॉमन, क्योंकि जितने मरासमस के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हेयर्स के अंदर उनकी चेंजेस इतनी नहीं आ रही होती, जबकि क्वाशियोकोर के पेशेंट जितने भी होंगे उनके अंदर हेयर चेंजेस कॉमन होगी। एनीमिया, खून की कमी, मरासमस के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि क्वाशियोकोर के अंदर ये प्रेजेंट होती है लेकिन कम मिकदार के अंदर। फैटी फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर मरासमस के अंदर एब्सेंट होगा, जबकि क्वाशियोकोर के अंदर प्रेजेंट होगा। आई होप
आज का लेक्चर आप सबको समझ में आ गया होगा कि विनिंग डाइट किसे कहते हैं, मरासमस किसे कहते हैं, सॉरी विनिंग डाइट किसे कहते हैं, माल न्यूट्रिशन के क्या नुकसान हैं, कौन कौन से जो बच्चे होते हैं वो माल न्यूट्रिशन की तरफ जा सकते हैं, माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी अगर हमने पढ़ी आगे कि क्वाशियोकोर और मरासमस के क्या डिफरेंस हैं, किन बच्चों को हम ये कहेंगे कि ये मरासमस के शिकार हो चुके हैं, किन बच्चों को हम ये कहेंगे कि ये क्वाशियोकोर के शिकार हो चुके हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स हमने पढ़े, इसकी प्रिवेंशन पढ़ी, नर्सिंग केयर पढ़ी। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो मुझे कमेंट में बोल सकता है, और अगर कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको आप लोग आइडिया दे सकें कि किस इस चीज़ को बेहतर इम्प्रूवमेंट बनाने के लिए अगर आपके जहन में कोई आइडिया हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो आई होप आप सबको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।